मुकेश जी, ये लेक्चर नंबर 54 है आज। ठीक है रोहित, यस। ये लेक्चर नंबर आज का 54 है। आपको पता ही है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। और लेक्चर नंबर 54 है, ये मिट गया, मैंने लिखा था 54। और आज के इस वीडियो में वेवेल प्लान हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेवेल योजना। और वेवेल प्लान, जब लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे, इन्होंने जब ये प्लान दिया, इस प्लान के ऊपर डिस्कशन करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाई गई। तो वेवेल योजना और शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला समझौता, शिमला समझौता नहीं कह सकते, सम्मेलन है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये समझौता नहीं है, सम्मेलन है। क्या ये? सम्मेलन। सम्मेलन, सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे मीटिंग हुई थी। ठीक, तो ये 1945 की घटना है। ये कब की घटना है? 1945 की। ध्यान सुनिए, 1945 में भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल साहब थे। ये है लॉर्ड वेवेल, ध्यान समझिएगा। ये आगे आपको ये समझ में तो आ जाएगा वीडियो, लेकिन इससे पहले वाले अगर लेक्चर आपने देखे हैं रोहित जी ने, हाँ। तो आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्रम क्या हो रहा है, किस कौन सी घटना किसके बाद हो रही है, ये पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा आपने लेक्चर नंबर 52, और लेक्चर नंबर 53 में आपने सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला पढ़ा। हाँ। अब उसके बाद 1945 में वेवेल प्लान, ये पढ़ने वाले हैं। और वेवेल प्लान में सबसे पहले लॉर्ड वेवेल कौन थे ये समझना चाहिए। तो ये भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय कब से कब तक थे ये? 1943 में भारत के वायसराय बने थे। कब बने थे? 1943 में। ये भी दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ना कि किसके स्थान पर बने थे ये। हाँ। तो लॉर्ड लिनलिथगो, इसके पहले कौन वायसराय थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे, उन्हीं की जगह ली थी लॉर्ड वेवेल ने। और ये कब तक रहे? 1947 तक ये भारत के वायसराय रहे। 1947 तक। 1947 तक रहे। ठीक, अच्छा। अब ये भारत के वायसराय थे। जब ये भारत के वायसराय रहे हैं, इनके टाइम पीरियड में ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन में कौन से प्रधानमंत्री थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछे जाने वाला। जब देखिए 1943 में ये वायसराय बनकर आए, तो उस समय तो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी वहां पर, विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे। लेकिन 1945 में चुनाव होने वाले थे ब्रिटेन में, आम चुनाव, जैसे यहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं जिसे आम चुनाव कहते हैं, हाँ। वैसे वहाँ आम चुनाव होने वाले थे। तो 1945 में चुनाव होने वाले थे, चुनाव हुआ, तो ये विंस्टन चर्चिल की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो हार गई चुनाव। और चुनाव कौन जीती? लेबर पार्टी जीत गई। और एक नए प्रधानमंत्री मिल गए ब्रिटेन को, क्लीमेंट एटली जिनका नाम है। तो ये 1945 से 1947 तक जब प्रधानमंत्री हैं ये, तब उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल है, देख लीजिए। ठीक। ठीक है, ये मैंने क्लीमेंट एटली का ये कार्यकाल 1945-47 नहीं है, ये मैंने 1943 से 1947 लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के संदर्भ में मैंने लिखा हुआ है कि भैया लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1943 से 1947 तक है। हाँ। हाँ। तो जब ये वायसराय थे तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1943 से 1945 तक लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल तक प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, चर्चिल। कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। 1945 से 1947 लॉर्ड वेवेल का जो आखिरी कार्यकाल रहा, हाँ। इसमें प्रधानमंत्री कौन बन गए? क्लीमेट इटली। क्लीमेंट एटली, वेरी गुड। ये क्लीमेंट एटली आप पहचानते होंगे कौन है। साइमन आयोग तो पढ़ा आपने? हाँ। साइमन कमीशन या साइमन आयोग, 7 लोग जब इंडिया में आए थे, उनमें से एक ये भी थे, क्लीमेंट एटली भी थे। ठीक है, यस। पढ़ाया था मैंने, बता भी दिया था। तो ये है वो क्लीमेंट एटली। अब यही एक प्लान लेकर आए हैं, वेवेल योजना। मार्च 1945 में इनको ब्रिटेन में बुलाया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि भैया जो इंडिया में मुद्दा चल रहा है हाँ। उसको सॉल्व करो, उनके सामने एक प्लान रखो। तो लॉर्ड वेवेल ने यही प्लान रखा, इसे वेवेल प्लान कहते हैं।
ठीक। अब दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भैया कारण क्या था, क्या कारण था वेवेल प्लान या वेवेल योजना को लाने का। महत्वपूर्ण कारण बताता हूं मैं। देखिए ये बात कब की है, जून 1945 के आसपास की है, जून 1945 के आसपास। आसपास की है। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था, हाँ। लेकिन सितंबर में खत्म हुआ था। हाँ। ये अभी महीना कौन सा चल रहा है, जून। हाँ। लेकिन जून वाले महीने में, जून 1945 तक जो यूरोप है, हाँ। यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरीके से समाप्त हो गया। था। बस एशिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बनी रही, वो जापान के कारण। मतलब जापान के आक्रमण का खतरा अभी भी यहाँ बना हुआ था। ठीक है, आपने सुना ही हुआ ना, अगस्त में जापान के 2 शहरों पर बम फेंक दिया गया था, परमाणु बम। अमेरिका ने फेंका था। हाँ। कौन कौन से शहर याद है आपको, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में तो समाप्त हो गया था, लेकिन इंडिया में नहीं सर। अभी लास्ट मोमेंट चल रहा था। अभी भी यहाँ पर जापान के आक्रमण का खतरा बना हुआ था। जापान ने सब जीत लिया था, सिंगापुर बताया ही था मैंने। हाँ। सिंगापुर और बाकी जो आइलैंड है यहाँ पे भारत के एशिया के दक्षिण वाले भाग में, हाँ। दक्षिण पूर्वी भाग में जो आइलैंड है, जैसे फिलीपींस है, जो देश है फिलीपींस, जावा द्वीप, ठीक है, सुमात्रा, ये सब पे आक्रमण करके जीत लिया था। स्विट्जरलैंड नहीं, सॉरी, आपका मैंने पिछले वीडियो में गलती स्विट्जरलैंड बोल दिया था। हाँ। वो स्विट्जरलैंड नहीं है, वो सिंगापुर है। सिंगापुर। ठीक है, स्विट्जरलैंड तो यूरोप की कंट्री है। ठीक। ठीक है। तो भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ था। हाँ। तो इसलिए इंग्लैंड वाले चाहते थे कि भैया इंडियन का सपोर्ट हमको मिल जाए, जापान वाला लोग जो हैं इंडिया पर कब्जा ना कर पाए। क्योंकि अगर इंडिया पूरी तरीके से जापान को सपोर्ट कर देता ना, तो जापान अभी भी जीत जाता। हाँ। ठीक है, इसी कारण से ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण वेवेल योजना लाने का ये है कि ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे, 1945 में ही आम चुनाव हुए थे। ठीक है, और जो ओपोजिशन पार्टी थी, हाँ। अभी तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, मैंने बताया आपको, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, और सरकार प्रधानमंत्री कौन है, विंस्टन चर्चिल। हाँ। लेकिन जो ओपोजिशन पार्टी है, लेबर पार्टी, जिसके आगे प्रधानमंत्री बनेंगे क्लीमेंट एटली, हाँ। इन्होंने लोगों के सामने एक एक कह सकते हैं कि इंडियन हमारे इंग्लैंड में थे, उनके सामने एक योजना रखी कि भैया आप हमारी टीम को जिता दीजिए, हमारी पार्टी को जिता दीजिए, हम देश इंडिया को आज़ाद कर देंगे। एक ऑफर रखा। तो ये इंडिया को आज़ाद करने की बात लेबर पार्टी कर रही थी। तो जो इंडियन हमारे एनआरआई लोग थे, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, वो किसको सपोर्ट करेंगे, लेबर पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी जो थी ना, वो एकदम प्रॉब्लम में आ गई। भैया भैया हमको भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इंडियन के लिए, या इनको बेवकूफ़ ही बना दिया जाए, इनको अपनी तरफ खींच लिया जाए, तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। तो इसी कारण से हमारे लोगों को लुभाने के लिए ये योजना लेकर आए थे। ठीक है, ये योजना लेकर आए थे। क्या बातें थी अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक। और विपक्षी पार्टी जो लेबर पार्टी थी, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया हुआ था, जिससे सभी इंडियन जो एनआरआई थे इंग्लैंड में रहने वाले, वो सभी लेबर पार्टी की ओर झुक रहे थे। तो ये पूरा चांस था लेबर पार्टी जीत जाती, और लेबर पार्टी सच में जीत गई थी। ठीक है। इसके अलावा 1943 में बंगाल में बहुत भारी अकाल पड़ गया था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग खाने के लाले पड़ गए थे और मृत्यु उनकी हो गई थी। ठीक। और लोग बहुत असंतुष्ट से, हाँ। असंतुष्ट है कि सरकार ने कुछ किया नहीं। अब चुनाव आ गए हैं, भले उसी के सहारे कि लोगों को संतावना देने के लिए ये योजना ले आए। ठीक है, 1943 से 1945 तक कुछ नहीं किया इन्होंने, सरकार ने। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आए तो इनको सब कुछ याद आने लग गया। सरकारें भी ऐसे ही करती हैं, सहमत हो इससे ना। अब वेवेल योजना क्या थी वो हम समझते हैं। वेवेल योजना, इसमें क्या कहा गया, जो लॉर्ड वेवेल साहब आए भागे भागे, उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया वो समझते हैं।
इन्होंने कहा भैया जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसका विस्तार किया जाएगा और इसमें केवल 2 मेंबर इंग्लैंड के होंगे, अंग्रेज होंगे, और बाकी के सभी मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे। इंडियन होंगे। इसमें बोला गया कि भैया 14 सदस्यों की टीम होगी पूरी, 2 इंग्लैंड वाले होंगे, अंग्रेज होंगे। तो रहे हो क्या? नहीं सर, तो नहीं रहे, देख 2 रहे। अंग्रेज होंगे, ठीक है। हाँ। एक वायसराय और दूसरा कमांडर इन चीफ। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी अंग्रेजों ने खुद ले ली, हाँ। और बाकी बोला जो 12 पद है ना ये इंडियन को दिए जाएंगे, और 12 पोस्टों में आधे हिंदू होंगे, आधे मुस्लिम होंगे, ऐसा कहा गया था। हिंदू और मुस्लिम की संख्या यहाँ पर बराबर की जाएगी, इस वेवेल योजना में कहा गया, ठीक। और बोला गया वायसराय के पास वीटो पावर जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। वायसराय के पास वीटो पावर थी, मतलब इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किसी बात को लेकर कुछ और समर्थन किया हुआ है, अगर वायसराय को पसंद नहीं है तो वो तुरंत अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर लेगा, वो कैंसिल हो जाएगा निर्णय। मतलब मैं वायसराय हूँ, मेरी जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारी परिषद है, उन्होंने किसी कानून को लेकर अपना मत बनाया हुआ है मेजोरिटी से, लेकिन मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो मैं तुरंत अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस कानून को रद्द कर दूंगा, ठीक है। वो वायसराय के पास थी, लेकिन इस वेवेल योजना में बोला गया कि भैया वायसराय के पास जो वीटो पावर है ना वो इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वीटो पावर खत्म नहीं की जाएगी। वायसराय की वीटो पावर जो है छीनी नहीं गई है, बस ये बोल दिया गया कि ये इस्तेमाल नहीं करेगा, बस ये बोल दिया गया। इसको रोकने के लिए बोल दिया। हाँ, रोकने, अगर उनको रोकना ही था सच में तो खत्म ही कर देते, हाँ। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, हाँ। वो तो चीटर है अंग्रेज। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद जो होगी वो अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी 1935 वाले एक्ट के तहत। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही एक अस्थायी सरकार के रूप में कार्य करेगी। जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता ना, हाँ, तब तो कोई कार्य करेगी। जब तक स्थायी सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक वो अस्थायी सरकार के रूप में कार्य करेगी। उसी को कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार। अंतरिम, ये शब्द अंतरिम, इसका मीनिंग है अस्थायी, कुछ समय के लिए, ठीक है। अंतरिम है ये, अंतिम नहीं है, अंतरिम, ठीक है। और ये जो सरकार रहेगी ये किस नियम के अनुसार काम करेगी? तो 1935 का जो अधिनियम है, एक्ट है, उसी के अनुसार ये काम करेगी, ठीक है। ये यहाँ पर कह दिया गया। इसके अलावा ये बोला गया युद्ध के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत के लिए नए संविधान के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। मतलब संविधान सभा जो भी गठन उठन करना है वो कर दिया जाएगा, जो भारत के लिए संविधान बनाए। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक जो अंतरिम सरकार है वो कैसे काम करेगी? 1935 के एक्ट के अनुसार काम करेगी, ठीक है। तो ये थी क्या? वेवेल योजना। इस योजना तो दे दी गई। इस योजना पे डिस्कशन करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, इसी को कहते हैं शिमला सम्मेलन। ये सम्मेलन 25 जून को बुलाया गया। कब से कब तक हुआ? 25 जून से 14 जुलाई तक चला, ठीक है। लगभग 19-20 दिन तक ये सम्मेलन चला। इसमें 21 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। भारत के जो भी अलग अलग पार्टियां थी ना, सबको मिलाकर 21 लोगों को बुलाया गया था। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन यहाँ आए थे वो मैं बताता हूँ। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को तो सब जानते हैं, मुस्लिम लीग से संबंधित थे, ये आए थे यहाँ पर। मोहम्मद अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, मौलाना है ये, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, ये भी इसमें शामिल थे। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। एक नोट करने वाली बात है, गांधी जी उस समय शिमला में ही उपस्थित थे जब ये सम्मेलन हो रहा था, लेकिन ये इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा गया है। और मैं आपको रिजल्ट बता दूं, जो शिमला सम्मेलन हुआ था ना, ये असफल हो गया था। क्यों असफल हुआ था? जब डिस्कशन हो रहा था तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया वेवेल योजना में जो कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है,
उसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे। हाँ तो जो मुस्लिम सदस्य होंगे ना, जितने भी मुस्लिम सदस्य वहां चुने जाएंगे, हाँ। वो सारे के सारे मुस्लिम लीग के द्वारा चुने जाएंगे। मतलब मुस्लिम लीग से वो संबंधित हो, ये कहा। मतलब यहाँ पर ये क्लेम कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले कि इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं सबके मसीहा हम हैं, हम ही उनके कर्ता धर्ता है, हम ही उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम सर। मुस्लिम को। जबकि कांग्रेस वाले कह रहे थे ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा। इसका विरोध किया उन्होंने। कांग्रेस ने कहा कि हम सभी प्रतिनिधियों को, हम जो है सभी कम्युनिटी के सभी धर्मों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो कांग्रेस सरकार है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू की सरकार है या मुस्लिम की सरकार है, हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम हिंदू भी नॉमिनेट करेंगे उसमें, और मुस्लिम भी नॉमिनेट करेंगे, सिख भी करेंगे। तो इस बात को लेकर जिन्ना चिढ़ गया, क्योंकि सोचिए 6 सदस्य मुस्लिमों के लिए वहां सीटें आरक्षित हैं। हाँ ठीक है, अब उसमें से अगर कांग्रेस वाले 1 या 2 मुस्लिम सदस्य अपना चुन लेंगे हाँ कार्यकारी परिषद में वायसराय की, हाँ। तो कितने बचे? 4 सीटें मुस्लिम के लिए बची। हाँ। तो मुस्लिम लीग क्या करेगी? केवल 4 ही चुन पाएगी। हाँ लेकिन मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो इसी बात पे अड़ गए कि भैया जो 6 सीटें हैं मुस्लिम लीग की आरक्षित ना, वो सारी की सारी कौन चुने? मुस्लिम लीग चुने। मतलब कांग्रेस कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि अपना ना भेजे। हाँ। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था उसका सदस्य होने के लिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद का। तो ये दोनों में मतभेद हो गया, और कांग्रेस ने आरोप भी लगाया अंग्रेजों पर कि भैया आप हमको बदनाम कर रहे हैं, कि भैया हम केवल स्वर्ण हिंदुओं की पार्टी हैं। कांग्रेस को आप बदनाम कर रहे हैं। अंग्रेजों को कहा कि बदनाम करना चाह रहे हैं, कि भैया ये माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भैया कांग्रेस तो केवल स्वर्ण हिंदुओं की पार्टी है। स्वर्ण हिंदू समझ रहे हैं ना? हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म में जो ऊंची कास्ट है। और कहने की जो बातें, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, ठीक। तो इतना आप समझ ही रहे हैं। स्वर्ण हिंदू जो हैं वो उनकी पार्टी कांग्रेस, आप ये बदनाम करना चाह रहे हैं हमें, ये आरोप लगाया कांग्रेस ने। तो ये सब कारण के कारण जो शिमला सम्मेलन फेल हो गया। शिमला सम्मेलन फेल है तो भैया वेवल योजना का कोई मतलब ही नहीं है। तो यही थी पूरी वेवल योजना और शिमला समझौता। समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाले वीडियो में 1946 में चुनाव हुए थे भारत में, केंद्र स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी, वो बता दूंगा। फिर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कैबिनेट मिशन बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में। और इसके जो क्लास नोट्स हैं, ये बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कहाँ पे? श्री एजुकेशन। श्री एजुकेशन, SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ले लीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ने का। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसमें पैसा भी लगता है सर? कैसे का है? हाँ, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाइए, बहुत कम चार्ज हैं, आप ले सकते हैं। ठीक।